नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम अवतार सिंह आर के अकेडमी 02 पर आपका स्वागत। आज हम महत्वपूर्ण गद्यांशों के बारे में चर्चा करते हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। हाँ, गद्यांश बड़ा अच्छा है। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभारी मूर्तियां विराज उठी। भीतर की समूची दीवारों और छतों को रगड़कर चिकनी कर दी गई। दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सृजित गई। फिर उनके चेले कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। फिर तो दीवारें उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। टॉपिक है तो पढ़कर ही समझ में आ गया होगा किस पाठ से अवतरित है। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला प्रश्न संदर्भ ही होता है और होना चाहिए। आइए देखते हैं संदर्भ। हाँ, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त उपर्युक्त का अर्थ क्या होता है, पहले इसे भी समझें। ओपारे संधि है, ऊपर कहा गया। प्रयुक्त का मतलब क्या है, ऊपर कहा गया। ऊपर जो कहे हुए संदर्भ, वो गद्यांश का संदर्भ लिखना। तो संदर्भ में आप समझते ही हैं क्या लिखा जाता है, पाठ का और लेखक का नाम। तो अब हम इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ आप वीडियो देख रहे हैं, आपको भी पता लग जाना चाहिए कि इस पाठ से है। आपने पुस्तक पढ़ी होगी, अजंता पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के अजंता नामक पाठ से पाठ से अवतरित है। जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये हो गया आपका संदर्भ।
प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के अजंता नामक शीर्षक से अवतरित। इसके लेखक कौन है? भागवत शरण उपाध्याय। तो इस प्रकार आपके देखिए 2 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो। गद्यांश लिखने के लिए हमेशा 2 नंबर प्राप्त होते। अब अगला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, देख रहे हैं 2014, 19, 22। ठीक है, तो गद्यांश के रेखांकित अंश की उस भाग की व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखांकित है। हाँ, हेडिंग डालते हैं व्याख्या। लेखक डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय कहते हैं, क्या कहते हैं कि सबसे पहले उन गुफा मंदिर बनाने के लिए क्या किया गया कि पहाड़ों को काटकर उसे खोखला कर दिया। अंदर से पहाड़ों को खोद खोद करके कैसा किया गया? खोखला किया गया। फिर उसमें सुंदर भवन, सुंदर इमारत, कमरे बना लिए गए। क्या बना लिए गए? सुंदर भवन बना लिए गए। जहां पर जो खंभे थे, छत को रोकने वाले खंभे होते हैं, वहां खंभे लगाए नहीं गए थे। वो तो तराशते समय, खोखला करते समय ही खंभे बनाए गए थे और उन खंभों को चिकना किया गया, प्लास्टर लगाकर खंभों को, और उस पर मूर्तियां बनाई। क्या बनाए? खंभों पर मूर्तियां उभार दी, तराश दी, खंभे के खंभे, और खंभे कैसे? मूर्तियों की डिजाइन में वो भीतर की समूची दीवारों को और छतों को क्या किया गया? रगड़ रगड़ करके, घिस घिस करके, तराश तराश करके चिकना बनाया गया। क्या किया गया? चिकना बना दिया गया। फिर उस पर क्या किया? आचार्यों ने प्लास्टर लगा करके, जैसे आप मकान बनाते हैं, दीवारों को क्या करते हैं? सीमेंट मसाले का प्लास्टर, फिर उसके ऊपर रंगाई पुताई करते हैं, ठीक वैसे ही प्लास्टर लगाया। प्लास्टर लगा करके फिर कलाकारों ने उस पर चित्रों की रेखाएं बना दी, जैसे आप कागज पर पेंसिल से चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें रंग भरते हैं। तो मुख्य कलाकारों ने क्या किया? उसमें चित्रों की काया से रच दी, चित्र बना दिए, डिजाइन बना दिया गया। क्या बताया? प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने पर लहराती रेखा में चित्रों की काया सृजित कर दी, सृज दी। फिर उनके चेले कलाकारों ने, मुख्य कलाकारों के शिष्यों ने उन पर क्या किया? रंग भर करके उन्हें सजीव बना दिया। कलावंतों ने उनमें रंग भर करके प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकने का मतलब क्या है? सजीव बना दिया। इतने अच्छे रंग लगाए, ऐसा लगता था कि ये चित्र बिल्कुल सजीव हो। कैसे लगते हैं? कि चित्र बिल्कुल सजीव हो, जीवित हो, सही हो, असली हो, यही कहा गया है। फिर से एक बार देखते हैं, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय क्या कह रहे हैं कि उन गुफा मंदिरों को कैसे बनाया गया कि पहले उन पहाड़ों को काट काट करके, खोद खोद करके खोखला किया गया। खोखला करने के बाद उसमें कमरों की भांति डिजाइन बनाए गए, कमरे जैसे बनाए गए, भवन बना दिए गए। जहाँ खंभे थे, खंभों को किस तरह से रगड़ा गया, किस तरह से उसे तराशा गया कि खंभे मूर्तिवत हो गए, मूर्ति के रूप में खंभे के खंभे
और खंबे कैसे, खंभों पर मूर्तियां तराश दी, समूची अंदर की दीवारों को, पूरी की पूरी दीवारों को, छत या दीवार कहीं भी है उस पर क्या किया गया, चित्रों की दुनिया बसाई गई। चित्रों की दुनिया बसाई कैसे गई, जिसके लिए प्लास्टर लगा करके आप भी जब मकान बनाते हैं, दीवारों को अच्छा बनाने के लिए, चिकना सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए, उसके बाद उस पर रंगाई पुताई की जाती है। तो वही किया, प्लास्टर लगाया, और आचार्यों ने, जो श्रेष्ठ कलाकार थे, उच्च कोटि के कलाकार थे, उन्होंने लहराती रेखा में चित्रों का सांचा बना दिया। जैसे हम आप कागज पर कोई चित्र बनाते हैं तो कच्ची पेन से उसे खींच देते हैं, उसके बाद उसके अंदर रंग भरे जाते हैं। तो वही किया, प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने चित्रों की काया बनाई, और उनके शिष्य कलाकारों ने, चेले कलावंत, ये जो है उनके चेले कलावंतों ने, चेले जानते हैं, शिष्य कलावंत कलाकारों ने उनमें रंग भर करके प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकने का मतलब क्या है, इतने श्रेष्ठ कोट के रंग भरे कि वो चित्र बिल्कुल सजीव और बिल्कुल गतिमान लगने लगे। तो ये हो गया आपका रेखांकित तंत्र की व्याख्या। अब यहां से आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया। पहले पहाड़ों को खोखला किया गया, उसके बाद उसमें भवन बनाए गए, खंभों पर और समूची दीवारों पर चित्रों की काया सिरजने के बाद उन पहाड़ों को जीवंत बनाया। फिर से एक बार समझते हैं कि क्या किया गया। पहले पहाड़ों को खोखला किया गया, खोद खोद करके, काट काट करके, फिर इस तरह से उसे खोखला किया गया कि भवन बन गए, उसमें मकान बना लिए गए अंदर ही अंदर। फिर दीवारों और छतों को रगड़ रगड़ करके चिकना किया गया, खंभों पर मूर्तियां तराश दी गई, आजकल मूर्ति होती है, पत्थर को तराश तराश कर छोल छोल काट काट करके बनाते हैं। तो वैसे ही खंभों पर मूर्तियां तराश दी गई, दीवारों और छतों को रगड़कर चिकना किया गया, फिर उस पर प्लास्टर लगाया गया, और प्लास्टर के ऊपर मुख्य कलाकारों ने चित्रों की रचना कर, चित्रों की रेखाएं खींच दी, और उनके शिष्य कलाकारों ने उनमें बहुत अच्छे प्रकार से रंग भर करके उन्हें सजीव और गतिमान बना दिया। इसी प्रकार से पहाड़ जीवंत हो गए। पहाड़ कैसे हो गए, जीवंत हो गए। पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वही जो मैंने बताई, अथवा से करेंगे, या चाहे ये करें चाहे ये करें, शब्द आपको वही लिखना, ठीक है। दोनों का उत्तर एक ही है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आपका एक गद्यांश तैयार हो गया। गद्यांश से हटने से पहले फिर से बताऊं कि पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर भगवत शरण, और पाठ का नाम क्या है, दिया हुआ गद्यांश अजंता नामक पाठ से दिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण। अब मैं आपको ले चलता हूं अगले गद्यांश। हाँ, देखते हैं अगला गद्यांश। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक, रोमांचक
घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से भी बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग के किस देश और जात ने चंद्रमा पर पहुंचने के सपने नहीं सजोए। आज इस धरती के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। 2025 में पूछा गया है। हाँ, गद्यांश हमने पढ़ा, परीक्षा में जब भी गद्यांश है तो बड़े इत्मीनान से उसे पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ते समय हमें कोई जल्दबाजी कर देनी। एक बार पढ़ें, ना समझ में आए तो फिर से उसे पढ़ें। बार बार पढ़ने से वो अपने आप ही समझ में आ जाए। यदि आपका पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से आपने पढ़ा ही नहीं है तो भाई परीक्षा तो आपको पढ़ने के बाद समझ में आया गया होगा कि ये कौन से पाठ का है। हाँ, चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। लेखक कौन है इसके? जयप्रकाश भारती। प्रस्तुत गद्यांश इस पाठ से लिया गया है। चंद्रलोक कौन है? जयप्रकाश भारती। गद्यांश लिखते हैं। संदर्भ, क्योंकि पहला जो सवाल आपका 2 नंबर का होगा वो संदर्भ ही होगा। संदर्भ बड़ा इत्मीनान से लिखना चाहिए, क्योंकि अगले प्रश्नों के उत्तर हैं वो संदर्भ पर ही आधारित होते हैं। क्यों होते हैं? यदि आपका संदर्भ सही होता है तो परीक्षक को पता लग जाता है कि विद्यार्थी ने पाठ पढ़ा है, और पढ़ा है और मिलने चाहिए। और संदर्भ गलत है तो वो समझ लेता है कि इसने पाठ ही नहीं पढ़ा है, तो आगे सही क्या। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के चंद्रलोक की यात्रा जिसका दूसरा असली नाम क्या है? पानी में चंदा और पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ठीक है, नामक पाठ से अवतरित है। अवतरित है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। जयप्रकाश भारती।
हाँ, समझ में आ गया। पाठ का नाम क्या है? पानी में चंदा और चांद पर आज। लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। हाँ, तो लिखा हुआ है, देखिए पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयप्रकाश भारती है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? मानव के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी इस गद्यांश के आधार पर? जाओ, हमारा भारतवासी यानी भारतवासियों का क्या, धरतीवासी, धरती के मानवों ने पहला अपना स्पुतनिक चंद्रमा पर भेजा था, तो वही मानव के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना। वहीं चलते हैं, ठीक है। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के भागीदार बन रहे थे। इस तरह से कि जिनके पास रेडियो थे वो रेडियो से कान सटाए बैठे थे, और जिनके पास टेलीविजन थे वो टेलीविजन के पर्दे पर आंख गड़ाए थे, अर्थात उसकी प्रत्येक क्षण की जानकारी या तो सुन रहे थे या देख रहे थे। इसकी जो अमेरिका और सोवियत रूस ने जो प्रथम स्पुतनिक भेजा था चंद्रमा पर, जो सफलतापूर्वक पहुंच गया, उसकी जो सफलता पूर्वक पहुंचा था, इससे पहले कई स्पुतनिक भेजे, वो दुर्घटनावश स्थगित हो गए, नहीं पहुंच पाए। समझ में आ गया? तो कौन सी ऐतिहासिक घटना थी? पृथ्वी के मानवों द्वारा चंद्र तल पर स्पुतनिक भेजे जाने वाली सर्वाधिक रोमांचक है। अब तीसरा कौन सा? रेखांकित अंश की व्याख्या की। उस भाग की व्याख्या करनी है जिसके नीचे का अंश। तो फिर वहीं पहुंचेंगे हम। यहां से देखा, योग योग के किस देश और जात ने चंद्रमा पर पहुंचने के सपने नहीं सजोए? आज इस धरती के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए दृढ़ संकल्प। इसी की हम व्याख्या करनी है। तो लेखक का कहना है कि किस युग में, यानी प्रत्येक युग में प्रत्येक मानव जाति ने चंद्रमा के बारे में अनेक स्वप्न देखे, चंद्रमा के बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाएं की। तो आज हमारी धरती के ही दो मानव उस चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए कैसे थे? दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पबद्ध। समझ में आया?
कि प्रत्येक युग में, और कोई ऐसे मानव जात नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जिसने चंद्रमा के बारे में सपने न देखे हों। तो वही सपनों को साकार करने के लिए धरती के ही दो मानव चंद्रमा पर पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संकल्पबद्ध हो गया भाई। अध्ययन फिर से एक बार देखते हैं कि कोई ऐसी मानव जात नहीं जिसने चंद्रमा के बारे में कल्पनाएं न की हों, सपने नहीं किए। कोई ऐसा देश नहीं जान के मानवों ने चंद्रमा के बारे में कथाएं करी हैं, सपने देखे, कथाएं करी। आज इसी धरती, हमारी धरती के ही दो मनुष्य उन सपनों को पूरा कर दिखाने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ चंद्रमा पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, यात्रा कर रहे हैं। इस प्रकार से दोनों का अभ्यास आपकी समझ में आए होंगे। प्रत्येक दिन, हर रोज आपके पास कोई न कोई पाठ पहुंचता रहेगा। नियम से आप पढ़ते रहिए, अपने इष्टों के साथ, मित्रों दोस्तों के साथ तो शेयर करते रहें, ताकि उन सब का भी भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार करता हूँ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।